वो नेता जिसके शब्द ही कानून होते थे, वो नेता जिसके एक इशारे पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र और मायानगरी मुंबई थम जाते थे, जो ना कभी प्रधानमंत्री बना, ना राष्ट्रपति रहा, ना मुख्यमंत्री रहा। उसके बावजूद उसके निधन पर उसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जो कि एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दी जाती है। वो खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सियासत में वो सबसे बड़ा किंग मेकर रहा, जो खुद सरकार में नहीं रहता था, लेकिन बाहर से बैठकर सरकार चलाता था। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की। 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे बाला साहेब ठाकरे 9 भाइयों में सबसे बड़े थे। राजनीति के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने वाले बेहद लोकप्रिय राजनेता बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। द फ्री प्रेस जर्नल वो अखबार था जिसमें उन्होंने सबसे पहले काम किया था। हालांकि 60 के दशक में उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी छपे थे। 1960 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कार्टून वीकली मार्मिक शुरू किया। बतौर कार्टूनिस्ट उन्होंने देश के कई दिग्गजों पर अपनी कूची चलाई, उन पर कार्टून बनाकर कई बड़े मुद्दे उठाए और सवाल भी पूछे। लेकिन राजनीति के जगत में सबसे ज्यादा निशाना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर साधा। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कामों पर सवाल उठाने से वो कभी पीछे नहीं रहे। उनके कार्टून से साफ पता चलता था कि वो कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना फर्क समझते थे। इसी बात को लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी पर कार्टून बनाए। 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो उन्होंने कार्टून बनाया और लिखा, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन उनका दौरा शाही था। विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की थी। 1975 में जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तब भी बाला साहेब ने कार्टून के जरिए टिप्पणी की थी कि कश्मीरी गुलाब के कांटे लहूलुहान कर रहे हैं। नाटाकद, भगवा कपड़े, गले और कलाई में रुद्राक्ष की माला, आंखों पर हमेशा एक काला चश्मा। बाला साहेब ठाकरे का अंदाज ही सबसे जुदा था। जिस बात की दुनिया सबसे ज्यादा कायल थी वो थी उनकी बेबाकी और आंखों में आंखें डालकर बोलने की अदा। बाला साहेब ठाकरे के कई उपनाम थे। कट्टर हिंदू विचार, बयान और छवि की वजह से हिंदुओं में बाला साहेब हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर थे। वहीं मराठाओं के हक की लड़ाई लड़ने की वजह से बाला साहेब को मुंबई के लोग टाइगर ऑफ मराठा के नाम से पुकारते थे। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे, जैसे सिगार, बियर और व्हाइट वाइन। ज्यादातर फोटोज या इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती थी। हालांकि पाइप तो उन्होंने 1995 में दिल के दौरे के बाद छोड़ दी, लेकिन सिगार कभी नहीं छूटी। बाला साहेब को नॉनवेज भी बहुत पसंद था। मटन के वो बहुत ज्यादा शौकीन थे, लेकिन मुंबई में आयोजित जैन धर्म के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अचानक उन्होंने पूरी तरह से शाकाहारी बनने का निर्णय ले लिया और अंतिम समय तक इसे निभाया। बाल ठाकरे सिगार और बियर पीने के शौकीन थे। सार्वजनिक तौर पर शराब पीने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। 1995 का एक किस्सा है, जब उनकी पार्टी की जीत पर एक पार्टी दी गई तो उन्होंने इस बात पर ऐतराज किया कि वहां जीत की खुशी में शैंपेन का प्रबंध क्यों नहीं है। यह पार्टी मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर निरंजन हीरानंदानी के पिता डॉक्टर अचल हीरानंदानी ने दी थी। जब ठाकरे वहां पहुंचे तो वेटर्स फलों का जूस और सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे थे। इस पर ठाकरे ने कहा, डॉक्टर हीरानंदानी बहुत बड़े ईएनटी डॉक्टर हैं। ई का अर्थ होता है ईयर यानी कान। मेरे कानों में संगीत की स्वर लहरी सुनाई दे रही है। एन का अर्थ होता है नोज यानी कि नाक। मेरी नाक में पकवानों की बहुत अच्छी सुगंध पहुंच रही है। टी का अर्थ होता है थ्रोट यानी कि गला। गले को तर करने के लिए भी तो कुछ दीजिए। डॉक्टर हीरानंदानी उनका आशय समझ गए। वो बोले, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में शराब कैसे परोसी जा सकती है। ये सुनते ही ठाकरे ने अपना सिर उठाया और कमरे के दूसरे कोने में खड़े हुए मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से चिल्लाकर पूछा, काय रे माना, तू पीतोस नहीं का? यानी कि ये क्या मनोहर, तुम पीते नहीं हो क्या? मनोहर जोशी का चेहरा देखने लायक था। ठाकरे डॉक्टर हीरानंदानी की तरफ मुड़े और बोले, हमने अभी अभी सरकार बनाई है, कम से कम शैंपेन का तो इंतजाम होना ही चाहिए। कुछ ही मिनटों में फलों के जूस की पार्टी शराब की पार्टी में बदल गई। यही था बाला साहेब का अंदाज। बाला साहेब ठाकरे की बॉलीवुड से बहुत गहरी दोस्ती थी। अभिनेता राज कपूर और बाल ठाकरे काफी अच्छे दोस्त थे।
मेरा नाम जोकर फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद राज कपूर ने बाल ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे को सेकेंड एडिट कट दिखाने के लिए स्टूडियो बुलाया था। श्रीकांत ठाकरे का उर्दू भाषा पर प्रभुत्व था और बाल ठाकरे को सिनेमा में काफी रुचि थी। इसीलिए राज कपूर जैसे दिग्गज फिल्म निर्माता को कभी उनसे सुझाव लेने में कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। इसके अलावा उस समय के सेलिब्रिटी अभिनेता दिलीप कुमार से भी बाल ठाकरे की गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बियर पीना पसंद करते थे। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक हादसे में अमिताभ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तब उन्हें हवाई जहाज से इलाज के लिए मुंबई लाया गया, लेकिन अमिताभ के कद जितनी बड़ी एम्बुलेंस उस समय उपलब्ध नहीं थी। तब अमिताभ के सेक्रेटरी को पता लगा कि मुंबई के गिरगांव में शिवसेना शाखा नंबर 19 में एक बड़ी एम्बुलेंस मौजूद है। तब बाल ठाकरे ने उसे अमिताभ के लिए तुरंत एयरपोर्ट भिजवाने को कहा था। इसी वजह से अमिताभ का जल्द इलाज हो पाया और अमिताभ की जान बच पाई। इसके बाद से अमिताभ और बाल ठाकरे हमेशा हमेशा के लिए बेहद अच्छे दोस्त हो गए। अक्सर पार्टीज में दोनों साथ में नजर आते थे। बाल ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से काफी प्रभावित थी। भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने वाले आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अग्रणी नेता केशव सीताराम ठाकरे बहुत लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में गुजरातियों, मारवाड़ियों और उत्तर भारतीयों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जमकर आंदोलन चलाया। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 1989 में सामना नामक अखबार की शुरुआत की। 1995 के चुनाव के बाद शिवसेना भाजपा गठबंधन पहली बार सत्ता में आया। इस दौरान बाला साहेब ने सरकार में न रहते हुए भी सभी फैसलों को प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्हें रिमोट कंट्रोल तक का नाम दे दिया गया। वो अक्सर खुद बड़ी जिम्मेदारी लेने के बजाय किंग मेकर बनना ज्यादा पसंद करते थे। कुछ के लिए तो महाराष्ट्र का ये शेर अपने आप में एक सांस्कृतिक आदर्श था, यानी सत्ता किसी की भी हो, चलती बाला साहेब ठाकरे की ही थी। वो बहुत कम ऐसे नेताओं में से थे जो सत्ता के बाहर थे लेकिन उसके बावजूद सरकार में थे। बाला साहेब की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल आया, साल 1996। ये एक ऐसा साल रहा जिसे बाला साहेब ठाकरे कभी याद करना नहीं चाहेंगे। 1996 में बाला साहेब को दो बड़े सदमे लगे। 20 अप्रैल 1996 को उनके बेटे बिंदु माधव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो इस सदमे से पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि इसी साल सितंबर में उनकी पत्नी मीना का भी हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। इसकी वजह से बाला साहेब पूरी तरह से टूट गए। फिर आता है साल 1989 में 14 अक्टूबर का दिन। ये वो दिन था जो शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के लिए बहुत अहम था। इसी दिन चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना को एक राजनीतिक पार्टी की मान्यता दी गई थी। इस हिसाब से शिवसेना की राजनीतिक स्थापना का दिन था। शिवसेना की स्थापना के साथ ही बाला साहेब ठाकरे ने अपने तीखे तेवरों के जरिए जहां एक तरफ स्थानीय मराठी जनता का दिल जीत लिया था, वहीं दूसरी तरफ वो दक्षिण भारतीय लोगों की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। बाल ठाकरे अपनी हेट स्पीच की वजह से उन दिनों काफी सुर्खियों में थे। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि वो मराठी मानुष के हित की बात करते थे। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ तीव्र आंदोलन भी चलाया था। साल 1999 की 28 जुलाई को चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे पर 6 साल के लिए मतदान करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हालांकि साल 2005 में आयोग ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। प्रतिबंध हटने के बाद बाल ठाकरे ने 2006 में बीएमसी चुनाव में पहली बार वोट डाला था। बाल ठाकरे उत्तर भारतीयों, खासतौर से बिहारियों से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। 1960 और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ अभियान चलाया गया। ये खासतौर पर बिहारियों के लिए था, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के मुख्य पेज पर भी लिख दिया था, एक बिहारी 100 बीमारी। 80 के एक दशक में उनका मुसलमानों के लिए दिया गया एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आया था और उस पर विवाद भी खूब हुआ था। उस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि मुसलमान किसी कैंसर की तरह फैल रहे हैं और इनका इलाज भी बिल्कुल उसी तरह से किया जाना चाहिए। इस देश को मुसलमानों से आजाद कराने की जरूरत है। इस काम में पुलिस को बिल्कुल उसी तरह मदद करनी चाहिए जैसे पंजाब की पुलिस ने खालिस्तानियों की मदद की थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना समाचार पत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई पलायन करने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बताकर बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ सहयोग न करने की सलाह दी थी। उन्होंने बिहारियों को देश की अलग अलग भागों के लिए बोझ बताकर खासा विवाद खड़ा कर दिया था। साथ ही इन दो राज्यों से मुंबई में बसने वाले नेताओं और अभिनेताओं की भी बाल ठाकरे की तरफ से आलोचना की गई थी। ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की और उसके बाद मराठियों की तमाम समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। उन्होंने मराठाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा मांगी
जिन्हें गुजरात और दक्षिण भारत के लोगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। शिवसेना ने जल्द ही अपनी जड़ें जमा ली और 1980 के दशक में मराठी समर्थक मंत्र के सहारे बृहन्मुंबई नगर निगम पर कब्जा जमा लिया। भाजपा के साथ 1995 में गठबंधन करना ठाकरे के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मौका था और इसी के दम पर उन्होंने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। वो खुद कहते थे कि वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद कभी भी नहीं संभाला। एक वक्त ऐसा भी आया जब शिवसेना प्रमुख पद से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। जनता पार्टी के उदय से एक नई उम्मीद जगी थी। शिवसेना इस दौर में नाजुक हालातों से गुजर रही थी। बाल ठाकरे ने तब कहा था कि नवंबर 1978 में हुए मुंबई महानगर निगम चुनाव में भगवा नहीं लहराया तो शिवसेना के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन शिवसेना के केवल 21 पार्षद ही चुने गए। पिछले चुनाव से आधी संख्या घट गई। इसीलिए चुनाव के बाद शिवाजी पार्क की रैली में बाल ठाकरे ने सबके सामने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भावुक शिव सैनिकों ने काफी हंगामा करके उनसे इस्तीफा वापस लेने पर मजबूर कर दिया। खुद को एडोल्फ हिटलर का प्रशंसक बताने वाले बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठियों की एक ऐसी सेना बनाई जिनका इस्तेमाल वो अलग अलग कपड़ा मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में मराठियों को नौकरी दिलाने में किया करते थे। उनके इन्हीं प्रयासों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। हालांकि ठाकरे ने खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन शिवसेना को एक पूर्ण राजनीतिक दल बनाने के बीच उन्होंने ही बोए थे। साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई जल रही थी। इस दौरान बाल ठाकरे पर भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। इसी दौरान 1993 में जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तब उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश मेरे समर्थन में उठ खड़ा होगा। 1993 में मुंबई दंगों के दौरान उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने लोगों को मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसाया। इस आरोप में उन्हें 25 जुलाई 2000 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठाकरे की गिरफ्तारी की खबर से पूरी मुंबई थम गई थी। हालांकि मुसलमानों को लेकर उनका नजरिया समय समय पर बदलता रहा था। साल 1998 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को भी अपना ही हिस्सा मानना चाहिए। वहीं साल 2008 में उन्होंने कह दिया था कि देश में तेजी से मुस्लिम आतंकवाद बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए हिंदुओं को भी हथियार उठाने चाहिए। महाराष्ट्र और राजनीति में बाला साहेब का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में मुंबई थम गई थी। जो मुंबई अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती थी, वो अचानक से शोक में डूब गई थी। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब की मौत के बाद अंतिम यात्रा में 4 से 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। ऐसा जनसैलाब बहुत कम नेताओं की अंतिम यात्रा में देखा गया था। बाला साहेब ठाकरे कितनी बड़ी हस्ती थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे, ना ही सांसद थे, ना कभी प्रधानमंत्री बने, ना कभी राष्ट्रपति बने। फिर भी उन्हें उनके निधन के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलती है। ये रुतबा था बाला साहेब ठाकरे का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।